अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है ये है होम्योस्टेसिस पे, बायोलॉजी सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 इसलिए क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में इसके 14 चैप्टर्स कवर कर लिए हुए हैं। अब सेकंड ईयर की बुक का स्टार्ट ही चैप्टर 15 से होता है। अच्छा जी, चैप्टर 15 जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि होम्योस्टेसिस होता क्या है। अब देखें, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने फर्स्ट ईयर में भी उनका हर चैप्टर वाइज उनके सिस्टम्स और ऑर्गन सिस्टम्स पढ़े थे। ठीक है, सेल पढ़ लिया, फिर हमने ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी बॉडी में, तो इस तरह से हमने फिर हर ऑर्गन सिस्टम का अलग अलग से चैप्टर पढ़ा। ठीक है, अब इस तरह एक बहुत बड़ा फंक्शन हमारी बॉडी में है जो हमारे ब्रेन रिसेप्टर्स और फैक्टर्स मिलकर प्ले कर रहे हैं, वो है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है कि जैसे होम्योस्टेसिस से एवोल्यूशन पॉसिबल हुई है। ठीक है, कि जैसे जैसे टाइम इवॉल्व हुआ तो जो जो चेंजेस आई, जैसे जो आपने पढ़ा था, डार्विन की थ्योरी पढ़ी थी, जिराफ की जो नेक है उसने कहा था कि इस वजह से लंबी होती है कि उन्होंने वो जिराफ जो लंबी गर्दन वाले थे, या वो गर्दन ऊंची ऊंची करके जो ऊपर वाले ऊंचे ऊंचे दरख्तों के पत्ते खा लेते थे, उन्हें नेचर ने सेलेक्ट कर लिया, वो ज्यादा जिंदा रह गए। क्योंकि जब नीचे छोटी हाइट वाले दरख्त कम थे, खत्म हो गए खाने से, तो छोटी गर्दन वाले जिराफ बहुत हो गए और बड़ी गर्दन वाले जिंदा रह गए। फिर आगे से उनके डिसेंडेंट्स ने उनकी स्ट्रेट को ले लिया और इस तरह सिर्फ लंबी गर्दन वाले जिराफ हमारे पास बच गए। इस तरह होम्योस्टेसिस में भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोप अप करने के लिए हर जानदार अपने अंदर कुछ अडॉप्टेशंस करता है। ठीक है, जिस प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं, जो आपकी में डेफिनेशन है इसकी, वो है द प्रोसेस ऑफ protection of internal environment from the harms of fluctuations in external environment। इस लाइन को आपने अपनी बुक में भी हाईलाइट कर लेना, जिसकी डेफिनेशन है। इसके अलावा जो इससे नेक्स्ट लाइन है, वो भी आपने इसके साथ डेफिनेशन में ऐड करनी होगी, जिसमें ये लिखा हुआ है कि द होम्योस्टेसिस कीप्स द इंटरनल फ्लक्चुएशन keeps the internal fluctuations in a narrow range। ये काफी लंबी लाइन हो जाएगी, इसे आपने पूरा हाईलाइट कर लेना, ये आपने इसको करना है। ठीक है, डेफिनेशन के तौर पे। अब आगे ये है कि जो होम्योस्टेसिस है हमारे पास, इसके नाम से जाहिर है पहले तो कि होमो का मतलब होता है सेम, और स्टेसिस का मतलब है कि उसी को मेंटेन रखना। ठीक है, सेम एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना अपने इंटरनल, को होम्योस्टेसिस कहलाता है। अच्छा, अब होम्योस्टेसिस में आगे तीन चीजें हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें स्टडी करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। सेकेंडली हम इसमें स्टडी करेंगे एक्सक्रीशन। थर्डली थर्मो रेगुलेशन। ये मिल के सारे चीजें जो हैं उस होम्योस्टेसिस करवा रही हैं, यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट को सेम रख रही हैं।
अब जैसे कि ऑस्मोरेगुलेशन में क्या है, ऑस्मोरेगुलेशन में ये होता है कि जो सॉल्ट और वाटर का इन्वायरमेंट है बॉडी में, यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो रोल प्ले करते हैं वो सेम रहता है, ठीक है। यानी कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सॉल्ट और वाटर के जो भी चेंजेस हैं वो फ्लक्चुएट करें, तो इंटरनल इन्वायरमेंट में उसके अकॉर्डिंग कम चेंज आए, ये जो मेंटेनेंस है ये ऑस्मोरेगुलेशन कहलाती है। एक्सक्रीशन ये है कि जो भी यूरिया या हम जिस तरह से भी नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से निकालें वो एक्सक्रीशन कहलाता है। और थर्मो रेगुलेशन में क्या आता है, टेम्परेचर मेंटेनेंस, ठीक है। टेम्परेचर जिस तरह से बॉडी का हम मेंटेन रखेंगे वो थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। अच्छा जी, अब हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें आगे उसने डिस्कस किया हुआ आपके बुक में, वो ये है कि आपने जी एक हर बॉडी में ना कुछ हमारा जैसे ब्रेन है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, ऐसे दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी कोई ना कोई कंट्रोल सेंटर पाया जाता है। एक हमारे कंट्रोल सेंटर जो पाया जाता है ना, माइक म्यूट। एक ही टीचर है थे बस। नहीं, मैं यहाँ पे एक कोर्स का सुननी पे फिर बाद दूसरे कोर्स। अब ये जो कंट्रोल सेंटर है हमारे के पास कोई भी स्टिमुलस आएगा, जैसे कि ये जैसे हमारी स्किन को अगर टेम्परेचर कोई चीज़ हॉट लगती है या कोल्ड लगती है, ठीक है, तो हमारी स्किन उसमें क्या रोल प्ले करेगी, रिसेप्टर का, ठीक है। और जो अगर ऐसा हो कि कंट्रोल सेंटर पे जिसको मैसेज आगे भेजेगा कि वो इस पे रिस्पॉन्ड करे, उसे हम कहेंगे इफेक्टर। आप लोग अपनी वीडियो ऑफ कर लें बेशक, और माइक आपने ज़रूरत के तहत ऑन कर लेना है। जो न्यू ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनके लिए कह रही हूँ। रिसेप्टर ने मैसेज ले लिया एनवायरनमेंट से, ठीक है, कंट्रोल सेंटर पे दिया, कंट्रोल सेंटर ने इफेक्टर को एक्टिवेट किया कि वो इस पे रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। अच्छा, अब ये सारा कुछ जो है ये क्यों किया जा रहा है, ताकि जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है वो एक नैरो रेंज में मेंटेन रह सके, ठीक है। क्यों किया जा रहा है, ताकि जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है वो एक नैरो रेंज में मेंटेन रखा जा सके। फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं होता कि हमारे बॉडी में जो एक टेम्परेचर है वो फिक्स रहे, ठीक है, 48 डिग्री सेल्सियस रहे या फिर वो 97 डिग्री सेल्सियस रहे। हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर लिया जाता है वो 97.8 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो वही रहे, ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आती है, ठीक है। 96.8 से लेकर जैसे 96.8 से लेकर जैसे हम 98 तक नॉर्मल लेते हैं टेम्परेचर को, ठीक है। तो इस तरह हर चीज़ की, इसी तरह सॉल्ट एंड वाटर की भी, और एक्सक्रीशन यानी कि हमारी बॉडी में यूरिया की भी, अगर हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं उसमें हम यूरिया कंसंट्रेशन देखते हैं। यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट ही होता है हमारा, ठीक है, तो वो उसकी भी एक रेंज होती है, नॉर्मल रेंज, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक फिक्स अमाउंट ही रहे। मकसद होम्योस्टेसिस का सिर्फ इतना होता है कि जो भी चेंजेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर
बहुत वास्ट लेवल पे चेंजेस आ रही हैं, तो इंटरनल एनवायरनमेंट पे वो एक नैरो रेंज के अंदर ही रहें। ठीक है, अगर कहीं पे किसी को कुछ भी समझ ना आए तो वो हैंड रेज करे, अपना माइक ऑन करके पूछ सकता है उसी वक्त। ठीक है, अच्छा जी, ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि नैरो रेंज में क्यों कह रही हूँ, क्या चीज़ है नैरो रेंज। ठीक है, अच्छा अब हम चलेंगे इससे आगे। आगे जी ये है कि ऑस्मो रेगुलेशन को फर्दर डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन मैंने आपको बताया कि उसमें क्या हम मेंटेन रखते हैं, सॉल्ट और वाटर कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं। सही है, अब ऑस्मो रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट करने से पहले आपको 3 चीजें क्लियर होनी चाहिए। वो ये कि आइसोटोनिक एनवायरनमेंट क्या होता है, 1 सेकेंड, आइसोटोनिक एनवायरनमेंट, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। ये आपने पहले भी पढ़े हुए हैं मैट्रिक की क्लासेस में, फर्स्ट ईयर में भी आपको ये क्लियर होंगी चीजें। ठीक है, अब भी इसका सिर्फ रिवीजन है। अगर आप में से किसी को आता है तो कोई बताए, आइसोटोनिक एनवायरनमेंट क्या है, हाइपरटोनिक क्या है और हाइपरटोनिक क्या है? कौन रिस्पॉन्ड करेगा? क्लास में पार्टिसिपेट करना है आपने, जो भी ऑनलाइन क्लास होती है उसमें आपकी पार्टिसिपेशन से ही पता चलता है कि कौन कितना सुन रहा है। तो कोई मुझे इसका आंसर करे कि आइसोटोनिक एनवायरनमेंट क्या है, हाइपोटोनिक क्या है और हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट किसको कहते हैं? एनीवन? अच्छा जी, मैं बताती हूँ। आइसोटोनिक एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है कि जिसमें सॉल्ट और वाटर कंसंट्रेशन जो है वो एक बैलेंस में होती है। ठीक है, मतलब कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट दोनों में सॉल्ट और वाटर कंसंट्रेशन जो है वो एक जैसी होती है ऑलमोस्ट। ठीक है, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट वो होता है जो डाइल्यूट होता है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और सॉल्ट कम होगा, उसे क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। इसरा रुमान ने क्या कहना है, माइक ऑन करें, बताएं। इसरा रुमान कुछ कहना चाह रही हैं? इसरा रुमान आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं जो कह रहे हैं। अच्छा जी, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट वो होता है कि जिसमें सॉल्ट ज्यादा होता है और वाटर कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक है, अब अगर हम किसी सेल की एग्जांपल लें, जैसे आपने ये प्रैक्टिकल भी किया हुआ है कि अगर रेड ब्लड सेल्स हैं तो उन्हें आप एक सोल्यूशन बनाएं जिसमें ज्यादा सारा सॉल्ट जो है थोड़े से पानी में मिक्स करके डाल दें। ठीक है, तो वो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट बन जाएगा ना। ऐसे एनवायरनमेंट में सेल पे क्या असर होगा कि वो सेल जो है श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो हाइपरटोनिक नहीं है, वहां पे सॉल्ट और वाटर बैलेंस है, लेकिन उसके बाहर के एनवायरनमेंट में सॉल्ट ज्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से पानी सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, उसकी वजह से क्या होगा कि सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने रेड ब्लड सेल की अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमने वो लिया हो तो सेल की शेप जो है वो श्रिंक होके कुछ यूं हो जाएगी। ठीक है ना, और अगर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है, ठीक है, यानी कि उसमें वाटर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो पानी एनवायरनमेंट से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के अंदर एंटर होगा। ठीक है, उसकी वजह से सेल स्वेल हो जाएगा और फूल जाएगा। ठीक है, और अगर है सेल आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में मौजूद है, ठीक है, तो उसमें फिर कोई मूवमेंट नहीं होगी, सॉल्ट
एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट में, ठीक है। और सेल का जो भी अपनी शेप है वो मेंटेन रहेगी। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ रही है? किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? आगे चलें फिर। अच्छा जी, आगे जी हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट। जो भी हमने पढ़ना है तीनों चीजें चैप्टर में, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, थर्मो रेगुलेशन, वो हमने सब पहले प्लांट्स में डिस्कस करनी है और फिर वो फाइनली हम एनिमल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर सबसे कॉम्प्लेक्स चूंकि अल्लाह ताला ने ह्यूमन को बनाया तो हम फाइनली उसको ह्यूमन में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर हम ये सारी चीजें डिस्कस करें इन प्लांट्स, अच्छा तो हम ये देखते हैं कि प्लांट्स में भी ना 3 तरह के एनवायरनमेंट हैं, ठीक है। अगर तो एनवायरनमेंट आइसोटोनिक है, ठीक है, जैसे कि जो मॉडरेट टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट होगा, ये मैं इसके सामने इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये सेम एनवायरनमेंट देगा। वो आइसोटोनिक एनवायरनमेंट होगा हमारे पास, ठीक है। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट कौन सा होगा? जो कि एक्वेटिक प्लांट हैं, जो रहते ही पानी में हैं प्लांट्स, उनके लिए जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, ठीक है। तो वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट उन्हें देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक वो एनवायरनमेंट होगा जैसे अब प्लांट्स के लिए जो बिल्कुल ड्राई टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट होता है, जैसे सहरा वगैरह पे जो प्लांट्स होते हैं, तो उनको कौन सा एनवायरनमेंट मिल जाता है? हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। अच्छा, अब ऐसे कंडीशंस में हर जगह पे प्लांट्स तो मौजूद होते हैं, तो वो फिर उनमें क्या ऐसी अडाप्टेशंस होती हैं कि वो सर्वाइव कर रहे होते हैं, ठीक है। वो ये होती हैं कि जैसे अगर मॉडरेट टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, ठीक है, तो वहां पे तो ज्यादा अडाप्टेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, वहां पे तो आइसोटोनिक सी सिचुएशन होगी, ठीक है ना। तो ऐसे जगह पे जो प्लांट्स होंगे, वो उनके स्टोमेटा जब कभी पानी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और जब कभी पानी की कमी होगी तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे नॉर्मल सा इन्वायरमेंट वो है ना मेंटेन रखेंगे, जरूरत के तहत अपने स्टोमेटा को ओपन या क्लोज कर सकेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, आगे अगर हम देखें एक्वेटिक एनवायरनमेंट के प्लांट्स, ठीक है, तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पानी चूंकि बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो ऐसे इन्वायरमेंट में प्लांट को जरूरत हो। अच्छा, अब जो जो मॉडरेट टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में प्लांट्स रहेंगे, इनको हम नाम देते हैं मीजोफाइट्स का, ठीक है। इन्हें हम क्या नाम देंगे? मीजोफाइट्स का, जिन्हें ज्यादा कोई अडाप्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में जैसे हमारे इर्द गिर्द जो प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे मैंगो का हो गया, रोज का हो गया, वो आ जाते हैं, ठीक है। और जो एक्वेटिक में प्लांट्स पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स चूंकि अब एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो उन्हें ज़रूरत है कि वो वाटर लॉस के लिए अडाप्टेशन होनी चाहिए उसके पास, ताकि वो ओवरलोडेड ना हो जाए, वाटर से फ्लडिंग ना हो जाए उनके सेल्स में, ठीक है। तो उसके लिए उनके पास क्या अडाप्टेशन होती है कि उनके जो लीव्स होते हैं ना, उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने का फ़ायदा क्या होता है कि उन पे बहुत सारे स्टोमेटा पाए जाते हैं, ठीक है। और वो स्टोमेटा जो हैं वो पाए भी लीफ के अपर साइड पे जाएंगे, ठीक है। अपर साइड पे ना ज़्यादा सारे स्टोमेटा होंगे, ठीक है। वहां से वो प्लांट्स जो हैं वो वाटर लॉस करके, ट्रांसपायर करके, तो अ, अपना जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन रखेंगे।
ठीक है, आगे आ जाते हैं जी। हमारे पास हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में प्लांट्स जो रहते हैं उनको हम नाम देते हैं जीरोफाइट्स का। ठीक है, अब जीरोफाइट्स के पास अपने अडाप्टेशन होनी चाहिए कि वो अब वाटर को कम से कम लॉस होने दें। ठीक है, वो कैसे अडाप्ट करेंगे इसके लिए कि उनके जो भी लीव्स होंगे उनका सरफेस एरिया कम होगा, ठीक है, ताकि उस पे स्टोमेटा भी कम हो। ठीक है, तो ऐसे लीव्स जो हैं वो थिक थिक से होंगे, ठीक है, लेकिन बारीक बारीक से होंगे, ऐसे जैसे घास की तरह के। ठीक है, एक तो ये इनके पास अडाप्टेशन होगी, जैसे इस तरह करके कुछ इनके लीव्स होंगे। ठीक है, दूसरे इनके जो स्टोमेटा है वो भी अंडर द सरफेस पाए जाएंगे। जैसे ये लीफ है ना, तो जो लीफ का नीचे वाला सरफेस है ना, यहाँ पे इनके स्टोमेटा होंगे एक तो, ठीक है, और वो होंगे भी डिप्रेशन में। ठीक है, तो एक तो ये इनकी अडाप्टेशन होगी, ठीक है, कि स्टोमेटा जो है वो एक तो नीचे वाली साइड पे है, डिप्रेशन में है। ठीक है, लीव्स उनके थिक से हैं, सरफेस एरिया कम है लीव्स का। फिर दूसरी बात ये है कि इन लीव्स पे के गिर्द जो है वो एक क्यूटिकल की लेयर होती है, वैक्सी लेदरी सी क्यूटिकल की लेयर होती है। ठीक है, इर्द गिर्द, ठीक है, वो इनको कवर किए हुए होती है। उसका फायदा क्या होता है, कुछ प्लांट्स को आप टच करके देखिएगा, उनका टेक्सचर ऐसा होता है ऑयली ऑयली सा। ठीक है, ऐसे मतलब ना मुलायम मुलायम सा, जैसे घास के पत्ते देख लेना तो उस पे ऐसे लेयर सी एक फील होती है वैक्स की। ठीक है, तभी तो जब शबनम भी उस पे पड़ती है, बारिश भी पड़ती है घास के पत्तों पे, कुछ पत्तों पे, तो आप देखते हैं कि उस पे ड्रॉप्स के फॉर्म में जो है ना पानी ठहर जाता है। ठीक है, तो ऐसा तभी होता है ना, जैसे आपने कभी हाथ पे लोशन लगाया हो तो उस पे पानी डालें तो ऐसे वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में ठहरने लग जाता है। ठीक है, तो वो यही फायदा देता है कि जो इंटरनल वाटर है प्लांट का, जीरोफाइट्स का, ठीक है, वो लॉस ना हो पाए, इस वजह से उनपे ये थिक क्यूटिकल की लेदरी सी लेयर पाई जाती है। अच्छा जी, ये हो गया। आगे ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स है, वो आगे वास्ट टॉपिक है, उसमें एनिमल्स डिफरेंट एनवायरनमेंट के डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, उसका सिर्फ हम आज ऐसा कर लेते हैं कि इस लेक्चर में ना इतना सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। ये इन प्लांट्स हम देखें कि पहले तो ये चीज के अभी तक जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो इन प्लांट्स थी। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टार्ट होने लगा वो है जी इन एनिमल्स। क्या चीज हम ये सारी चीजें क्या डिस्कस कर रहे हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, जो कि पार्ट है थर्मो रेगुलेशन का। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, जो कि पार्ट है होम्योस्टेसिस का। ठीक है, अच्छा जी, अब इन एनिमल्स जो है वो आपने तीन तरह के सॉरी दो तरह के एनिमल्स की भी टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ के जो अपना इंटरनल सॉल्ट और वाटर कंसंट्रेशन मेंटेन रखते हैं और जो नहीं रखते। ठीक है, तो वो एनिमल्स जो कि अपना इंटरनल सॉल्ट और वाटर कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन नहीं रखते, जैसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उन्हें मैसर हो वो भी वैसे ही अपना एनवायरनमेंट कर लेते हैं। यानी कि अगर बहुत आइसोटोनिक सॉरी हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है तो उनका इंटरनल एनवायरनमेंट भी हाइपरटोनिक होगा, और अगर वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में पाए जा रहे हैं तो उनका इंटरनल एनवायरनमेंट भी हाइपोटोनिक होगा। तो ऐसे एनिमल्स को हम नाम देते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। ठीक है, कि वो अपना इंटरनल साल्ट और वाटर कंसंट्रेशन रेगुलेट नहीं करते। ठीक है, अच्छा, और वो एनिमल्स जो कि अपना इंटरनल सॉल्ट और वाटर कंसंट्रेशन को एक्सटर्नल सॉल्ट और वाटर कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग रेगुलेट करते हैं उन्हें हम बोलेंगे ओस्मो रेगुलेटर्स। ठीक है, अभी आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे और कल इंशाल्लाह हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। एनिमल्स में हम देखेंगे कि तीन तरह के एनवायरनमेंट में एनिमल्स किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में वो क्या अडेप्टेशन यूज करके रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ ले अभी, अपने माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं यहाँ तक जिसका जो भी क्वेश्चन है।
एनी क्वेश्चन? ईशा, इसरा, रुमान, सिराज अहमद, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है यहाँ तक। अभी हम समराइज कर लेते हैं। अच्छा जी, एक दफ़ा हम इसको समराइज करते हैं, उसके बाद हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। कल हम पहले मैं इसमें से कुछ सुनूंगी और मतलब पहले मैं इसको सुनूंगी ताकि आप लोगों को अगर ये समझ आया है तो हम आगे से डिस्कस करेंगे। से जो भी आपने यहाँ पे क्लास लेनी है वो आपने बुक से एक दफ़ा गो थ्रू करनी है, रीड करनी है, ठीक है। फिर ही हम अगली क्लास में मतलब लेक्चर नेक्स्ट लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो हमने पढ़ा है होम्योस्टेसिस। मैंने चैप्टर नंबर 15 है सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है, चूंकि 14 चैप्टर्स जो हैं वो पार्ट 1 में है। अच्छा जी, तो मैंने कहा था कि इसकी डेफिनेशन को आपने हाईलाइट कर लेना है। वो है द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। वो होम्योस्टेसिस है। और इसी की जो अगली लाइन लिखी हुई है, द होम्योस्टेसिस कीप्स द इंटरनल फ्लक्चुएशंस इन a narrow range by using various control systems compared to wider external fluctuations, ठीक है। ये सारी लाइन आप इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे। इसके बाद मैंने कहा था कि इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं, एक ऑस्मो रेगुलेशन, एक एक्सक्रीशन और एक थर्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन और उसके अलावा जो आप इससे आगे को जो कंसेप्ट दिया हुआ है वो है कंट्रोल सेंटर का, जिसमें रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट की कंडीशंस को एक नैरो रेंज में मेंटेन रखते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन में 3 तरह का एनवायरनमेंट है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक, ठीक है। आइसोटोनिक वो एनवायरनमेंट है जहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डिफरेंस बहुत कम होता है, ठीक है। इनकी साल्ट और वाटर कंसनट्रेशन तकरीबन बैलेंस में पाई जाती हैं। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट वो होता है कि जहाँ पे बहुत डाइल्यूट एनवायरनमेंट होता है, वाटर कंसनट्रेशन साल्ट की कंसनट्रेशन से बहुत ज़्यादा होती है। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट वो होता है जिसमें साल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और वाटर कम होती है। अच्छा, अब अगर हम इन प्लांट्स से चीज़ें डिस्कस करें तो मॉडरेट टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट जो है वो एक आइसोटोनिक एनवायरनमेंट का काम करता है, ठीक है। और ऐसे एनवायरनमेंट में रहने वाले प्लांट्स को मीसोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। मीसोफाइट्स के स्टोमेटा पानी ज़्यादा होने मौजूद हो तो खुले हुए होते हैं, ठीक है। पानी कम हो तो वो बंद कर लेते हैं अपने स्टोमेटा ताकि लॉस ना हो वाटर। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट मिलता है एक्वेटिक प्लांट्स को, जिनको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। इनके लीव्स बड़े होते हैं, इनके ऊपर स्टोमेटा होते हैं जो कि स्टोमेटा को ओपन करके अपना वाटर लॉस करते रहते हैं, ठीक है। इस तरह वो मेंटेन रखते हैं अपने इंटरनल सॉल्ट और वाटर कंसंट्रेशन को। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट वो होता है ड्राई टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें जीरोफाइट्स होते हैं जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है। उनकी थिक लीव्स होते हैं, उन पे क्यूटिकल के क्लियर होती है, उनके स्टोमेटा नीचे और डिप्रेशन में पाए जाते हैं, ठीक है, ताकि वो वाटर लॉस ना हो उनका, ठीक है। अब इन एनिमल्स देखने जाए तो वो एनिमल्स के जो अपना ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो नहीं करते, कोई अपना सॉल्ट और वाटर रेगुलेशन नहीं करते, वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहलाते हैं। और वो जो कि करते हैं सॉल्ट और वाटर रेगुलेशन वो ऑस्मो रेगुलेटर्स कहलाते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर के पार्ट ही हैं एक्सक्रीशन और थर्मो रेगुलेशन, वो हमने आगे पढ़ने हैं। एक्सक्रीशन नाइट्रोजनस वेस्ट को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं और थर्मो रेगुलेशन में टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये था आज का लेक्चर। किसी का अभी भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, उसके बाद हम क्लास एंड करते हैं। सिराज अहमद, कोई क्वेश्चन है अभी तक? मीटिंग एंड कर दिया जाए फिर? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ।